स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे अचानक और बड़े ही दिलचस्प राजनीतिक आंदोलन की बात करने वाले हैं जिसका नाम, जी हां, एक कीड़े के नाम पर रखा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में अजीब है ना? चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। शुरुआत में ये नाम बिल्कुल बेतुका लग सकता है, लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने देश की सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को भी काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक इंटरनेट फेनोमेनन है। तो इस पूरे मामले को डिकोड करने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, इस वायरल कॉकरोच का जन्म कैसे हुआ। दूसरा, व्यंग को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया। तीसरा, इसके पीछे छिपी युवा बेरोजगारी की असली सच्चाई। चौथा, सरकार की तरफ से आई सेंसरशिप और इसका आर्थिक पहलू। और आखिर में, मीम्स की दुनिया के पार इसका असली मतलब क्या है। चलिए पहले इससे से शुरू करते हैं। वायरल कॉकरोच का जन्म, कोर्टरूम की एक टिप्पणी से लेकर एक बड़े ऑनलाइन विद्रोह तक का सफर। ये पूरी आग कितनी तेजी से फैली, इसे इस टाइमलाइन से समझा जा सकता है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र होता है। अगले ही दिन यानी 16 मई को एक तरफ इस बयान पर सफाई आती है और दूसरी तरफ अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर देते हैं। और फिर 21 मई आते आते इस पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है। सब कुछ बस कुछ ही दिनों में। वैसे यहां यह समझना जरूरी है कि दरअसल कहा क्या गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एकदम साफ किया था कि उनकी आलोचना सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे कानूनी पेशे में आए हैं। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि युवा ही विकसित भारत का स्तंभ है। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है, असल संदर्भ पीछे छूट गया और लोगों ने उन शब्दों को अपनी हताशा से जोड़कर एक पूरी तरह से नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हथियार के रूप में व्यंग यानी सटायर। ये कैसे आलसी और बेरोजगारों की आवाज बन गया, इसे देखते हैं। इस पार्टी में शामिल होने की योग्यताएं पढ़ेंगे तो हंसी छूट जाएगी। क्रॉनिकली बेरोजगार होना, भयंकर आलसी होना, 24 घंटे ऑनलाइन रहना, यहां तक कि शावर लेते वक्त भी। और हाँ, मीम बनाने और भड़ास निकालने में एकदम प्रो होना। ये असल में बहुत ही स्मार्ट तरीका था। इस आंदोलन ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में उन्हीं रूढ़ियों को अपना लिया जिनका इस्तेमाल अक्सर युवाओं को ताने मारने के लिए किया जाता है। पर अगर इस हंसी मजाक की परत को हटाएं तो इनके मैनिफेस्टो में कुछ बहुत ही गहरी और गंभीर मांगें नजर आती हैं। जैसे राजनेताओं की रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर नियुक्ति बंद होनी चाहिए, जो वोट गायब हो जाते हैं उनकी जवाबदेही तय हो, महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरा 50% आरक्षण मिले, टीवी स्टूडियोज में महंगाई और रोजगार जैसे असली मुद्दों पर बहस हो और नेताओं के दल बदलने पर पूरी तरह से रोक लगे। मतलब मजाक के बहाने सिस्टम की कमियों पर एकदम सीधा निशाना साधा गया है। और यही हमें हमारे तीसरे हिस्से पे लाता है, युवा बेरोजगारी की सच्चाई। वो डेटा जो इस पूरी हताशा की असली वजह है। ये आंदोलन सिर्फ मीम शेयर करने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे के आर्थिक कारण बहुत डराने वाले हैं। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर लगभग 5.1% के आसपास दिखती है, जो शायद इतनी बुरी ना लगे, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी का आंकड़ा देखिए, 15.2%, मतलब राष्ट्रीय औसत से करीब 3 गुना ज्यादा। और अगर शहरी शिक्षित युवाओं की बात करें तो ये आंकड़ा 17% तक पहुंच जाता है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का अलार्म है। और कहानी सिर्फ नौकरी ना होने की नहीं है, एक बहुत बड़ा गैप स्किल्स का भी है। डेटा बताता है कि 57.4% से ज्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य ही नहीं माने जाते। सिर्फ 42.6% के पास ही काम करने लायक जरूरी स्किल्स हैं। जरा सोचिए, एक पूरी पीढ़ी के हाथ में डिग्रियां तो हैं, लेकिन कोई वास्तविक नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, सेंसरशिप और आर्थिक संदर्भ। जब हताशा बढ़ती है तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है और बड़ी मैक्रो विफलताएं क्या हैं। जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन दिखा तो अधिकारियों का ध्यान भी इस पर गया और एक्शन काफी तेज हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के बाद, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और भड़काऊ सामग्री की बात कही गई थी, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत सस्पेंड कर दिया गया। सीधे तौर पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल पुशबैक। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ एक अकाउंट ब्लॉक करने से खत्म नहीं होता। जाने माने अर्थशास्त्री
सुरजीत भल्ला इस पूरे माहौल को 4 अलग-अलग ताकतों की नाकामी का नतीजा मानते हैं। पहला, सरकार, जो अक्सर समाधान ढूंढने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ती है। दूसरा, कॉरपोरेट्स, जो पॉलिसी पर भरोसे की कमी के चलते निवेश करने से कतराते हैं। तीसरा, एक कमजोर विपक्ष, जिसकी वजह से सरकार लापरवाह हो जाती है। और चौथा, डीप स्टेट, जो पूरे नैरेटिव को अपने हिसाब से मोड़ने का काम करता है। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति को अगर सिर्फ एक नंबर से समझना हो तो वो नंबर है 16। 2014 के बाद से अगर अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रोथ को देखा जाए तो भारत 16वें नंबर पर आता है। यहां तक कि बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देश भी इस लिस्ट में आगे नजर आते हैं। तो ये हताशा हवा में से नहीं आई है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मीम्स के पार, ऑनलाइन क्लिकटिविज्म बनाम असल संस्थागत बदलाव। इंटरनेट पे गुस्सा जाहिर करना और जमीन पर बदलाव लाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ऑनलाइन क्लिकटिविज्म, जहां गूगल फॉर्म भर दिया, लीडरशिप का पता नहीं और गुस्सा भी बस कुछ दिन का मेहमान है। और दूसरी तरफ है ऑफलाइन संस्थाएं, जहां एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, लोगों की भागीदारी होती है और पॉलिसी लेवल पर काम होता है। एक ऑनलाइन फॉर्म भरने में 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने में सालों लग जाते हैं जो सच में कानून या नीतियां बदल सके। इतिहास गवाह है कि अगर इस तरह के शुरुआती ऑनलाइन गुस्से को एक सही ढांचे में नहीं ढाला गया तो बड़े से बड़े आंदोलन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। याद कीजिए 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन। पूरे देश में फैल गया था, लेकिन पहला लोकपाल नियुक्त होने में 8 साल लग गए। या फिर 2010 से 2012 का अरब स्प्रिंग। सोशल मीडिया ने भीड़ तो जुटा दी, लेकिन मजबूत संगठन न होने की वजह से कई जगहों पर हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। तो फिर इस फ्रस्ट्रेशन का असली हल क्या है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जवाब कोई व्यंग्यात्मक पार्टी बनाने में नहीं है। जवाब है साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में। और ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A(h) में लिखा एक मौलिक कर्तव्य है। इसका सीधा सा मतलब है सवाल पूछने की आदत डालना, जज्बातों में बहने के बजाय सबूतों पर भरोसा करना और सिस्टम को लगातार इवैल्यूएट करते रहना। इस साइंटिफिक टेम्पर को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे, जैसे हर बात का सबूत मांगना और डेटा को खुद वेरीफाई करना। यह सोचना कि जो कहानी हमें सुनाई जा रही है उससे असल में फायदा किसका हो रहा है। अपने आसपास के लोकल सिविक बॉडीज में एक्टिव होना। और सबसे जरूरी बात, इस ऑनलाइन गुस्से को किसी ऐसी स्किल में बदलना जो सच में रोजगार दिला सके। जो हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या यह मौजूदा पीढ़ी अपना गुस्सा सिर्फ एक मीम पर लाइक और शेयर दबाकर खत्म कर देगी, या फिर वो इस ऊर्जा को एक ऐसे स्थायी संस्थान में बदलेगी जो सच में सिस्टम को सुधार सके? कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, लेकिन क्या हम सच में कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।